हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पेडागोजी के 30 प्रश्न आंसर सहित आपको बताने वाले हैं। ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। मध्य प्रदेश में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो पेडागोजी पूछी गई थी 18 तारीख को, ठीक है, उसका ये पेपर है। और ग्रेड 2 मतलब वर्ग 2 का पेपर हुआ था मिडिल वालों का। उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये सारे 30 क्वेश्चन आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। और बाल विकास शिक्षा शास्त्र के ये पूरे 30 क्वेश्चन हैं। आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं, अच्छे से इनको लिख सकते हैं। और आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो ये क्वेश्चन हैं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए कतई इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, समस्या समाधान के उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक है जहां। पहले आपको प्रश्न को समझना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर। शिक्षक केंद्रित अध्यापकी प्रभाव में होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका छात्र सजाती हैं। तीसरा है जो केवल अनुशासन पर होता है। और अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुने एक बार और। समस्या समाधान की बात की जा रही है, तो समस्या समाधान उन स्कूलों में सफल होने की संभावना अधिक है। कि समस्या समाधान कहाँ पर सफल होगा, कौन से स्कूलों में सफल होगा, किस प्रकार के स्कूलों में सफल होगा, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों वो आएगा, देख सकते हैं, अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है। अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल्स वेयर ए फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस। अनुनय पाठ्यक्रम जगह में होता है, मतलब कि जो उनका पाठ्यक्रम है वो सुव्यवस्थित होता है, जगह में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उन बच्चों का जो समस्या समाधान है वो उनकी जितनी भी समस्या उनका समाधान हो सकता है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्मृति में क्वेश्चन देखें आप। स्मृति में सूचना भंडारित होती है। अब उस स्मृति का आपको नाम बताना है जिसमें कि सूचना भंडारित होती है। इन मेमोरी the information is stored in ATM only, LTM and ATM, STM and LTM, working memory only। आपके चार ऑप्शन हैं, केवल ATM, LTM और ATM, STM और LTM और केवल कार्यकारी स्मृति। तो सूचना का भंडारण किस स्मृति में होता है मेरे दोस्तों, ये आपको इसमें बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा STM और LTM। क्या आएगा? STM और LTM, इसमें सूचना भंडारित होती है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है, एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो सुनने की प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं। जो किसी भी प्रकार का संदेश होता है उसको जो विषय वस्तु में गढ़ा जाता है, उस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए सुनने की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है जांच विधि श्रवण, निश्चेष्ट श्रवण, उपरोक्त में से कोई नहीं, या विमर्शी श्रवण। अब आप इसे एक बार और सुने क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल आपको गहराई से सोचना पड़ता है तभी उसका आंसर आता है। देखें, एक संदेश की विषय वस्तु को प्राप्त करने की बात की जा रही है और प्रक्रिया कौन सी है, सुनने की प्रक्रिया है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा विमर्शी श्रवण। कौन सा श्रवण? विमर्शी श्रवण। क्योंकि क्या होता है कि विमर्शी श्रवण के द्वारा एक संदेश की विषय वस्तु को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और वो हमारे सुनने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायक होता है। ठीक है, किस प्रक्रिया में सहायक होता है? सुनने की प्रक्रिया में सहायक होता है। तो हम कहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा विमर्शी श्रवण। अगला क्वेश्चन है कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है
उसमें एक शिक्षक को हमेशा किसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अब जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें एक शिक्षक का क्या कर्तव्य मुख्य रूप से होना चाहिए, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग अ टीचर शुड ऑलवेज ट्राई टू पर्याप्त गृह कार्य देने की, छात्रों को अच्छी मनोवृत्ति में रखने की, सजा की गंभीरता बढ़ाने की, या फिर उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और प्रबलन देने की। तो जो शिक्षक महोदय है, शिक्षण प्रक्रिया में उनका कार्य होता है उचित प्रतिपुष्टि और प्रबलन देने की, मतलब फीडबैक देने की। हमेशा इसके लिए कोशिश करना चाहिए उन्हें कि जो बच्चे की आकांक्षा है, जो जिज्ञासा है, उसको शांत करे, प्रतिपुष्टि दे, उनके क्वेश्चन जो उनके मन में निकलते हैं उनका जवाब दे। यही एक शिक्षक का परम कर्तव्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उचित प्रतिपुष्टि, फीडबैक और प्रबलन देने की कोशिश हमेशा एक शिक्षक महोदय को करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 5 देखें दोस्तों आप। दृश्य मनोयोग, द विजुअल अटेंशन इज मेजर्ड बाय। विजुअल अटेंशन मतलब कि दृश्य मनोयोग, किसकी बात की जा रही है? दृश्य मनोयोग की बात की जा रही है। और जो ये दृश्य मनोयोग है, जिसको विजुअल अटेंशन भी कहा जाता है अंग्रेजी में, इसकी अवधि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है पेरिस्कोप, दूसरा है माइक्रोस्कोप जिसको सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है, या टेकीस्टोस्कोप जिसको बहुमूर्तिदर्शी कहा जाता है, या फिर कैलाइडोस्कोप। तो जहाँ पर भी विजुअल अटेंशन की बात की जाए, दृश्य मनोयोग की बात की जाए, तो दृश्य मतलब तो होता है देखना। सबसे पहले तो ये समझो, देखना। दृश्य मतलब होता है देखना, श्रव्य मतलब होता है सुनना। आमतौर पर आप सभी को मालूम है कि दृश्य मतलब देखना होता है और श्रव्य मतलब सुनना होता है। तो दृश्य मनोयोग की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुमूर्तिदर्शी, टेकीस्टोस्कोप इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या आएगा? बहुमूर्तिदर्शी भी उसे बोला जाता है और अंग्रेजी में उसे टेकीस्टोस्कोप भी बोला जाता है, जिसके माध्यम से विजुअल अटेंशन की अवधि का मापन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अलग हटकर चिंतन किससे संबंधित है? देखो, अगर कोई चिंतन करता है और सबसे हटके, तो वो जो चिंतन है वो किस प्रकार संबंधित है? कौन सा चिंतन है जिसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी बोला जाता है? आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है वो किससे संबंधित है, किस प्रकार का चिंतन है? अपसारी चिंतन है, तार्किक चिंतन है, मूल्यांकनात्मक चिंतन है, या फिर अभिसारी चिंतन है? तो दोस्तों इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि सबसे अलग हटकर चिंतन किस प्रकार का चिंतन है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, अपसारी, तार्किक, मूल्यांकन और अभिसारी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है और करेक्ट आपको बताना है। अब जो ये 2018 का जो ये पेपर मैं आपको आज बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 2 का पेपर है। इसके 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको डेली मिलती रहे। और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है वो तभी मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इश्यू आ जाता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आप जैसे बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वीडियो जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है हर विषय की पेडागोजी, उसमें आप शामिल हो सकते हैं और डेली आप वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी एग्ज़ाम से जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनकी तैयारी बिल्कुल हम कराने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, सबसे अलग हटकर जो चिंतन होता है वो कहलाता है अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो। अब बात किसकी की जा रही है? समावेशी शिक्षा की। किसकी? समावेशी शिक्षा। अब
समावेशी शिक्षा में वे सभी बच्चे शामिल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का, अगर विकलांग बच्चा भी है तो भी वो शामिल हो जाएगा, मंदबुद्धि बच्चा है वो भी शामिल हो जाएगा, अक्षमता वाला बच्चा है वो भी शामिल हो जाएगा। तो समावेशी की जहाँ पर बात की जाए, अब उस प्रणाली को आप देखिए क्वेश्चन के आधार पर समझे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को, समावेशी शिक्षा एक स्कूल शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है जो, आपके ऑप्शन है, जो विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है, केवल बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, या फिर भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है, या फिर केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करती है। तो दोस्तों, जो समावेशी शिक्षा केवल तो आएगा ही नहीं, ठीक है। केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है वो भी नहीं है। विशेष स्कूलों के माध्यम से विशेष ज़रूरत वाले बच्चे भी नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि विशेष की बात की जा रही है। तो कौन सा आंसर आएगा? भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग अलग स्थितियों की परवाह किए बिना बच्चों को शामिल करती है, जिसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। किस प्रकार की शिक्षा कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो दोस्तों, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। समावेशी शिक्षा में सभी को हम शामिल करते हैं, चाहे भौतिक, बौद्धिक, सामाजिक, बहुभाषा संबंधी या अन्य अलग स्थिति की, किसी भी स्थिति की परवाह नहीं की जाती है और बच्चों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बच्चे के गलत काम को बदलने का अच्छा तरीका कौन सा है? अब ये देखो कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि अगर कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है तो उसको बदलने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो कौन सा है। सबसे अच्छे तरीके की बात की जा रही है किसी भी गलत बच्चे को सुधारने के लिए। एक और मौका देकर, दूसरा है अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर, दंड देकर या पुरस्कार देकर। तो दोस्तों, हर बार बच्चे को दंड हम नहीं दे सकते, हर बार के दंड दे ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो मन है वो कैसा होता है? कोमल होता है। उनका मन कोमल होता है, इसलिए उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। और एक और मौका देकर बिल्कुल हो सकता है, अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर ये भी बिल्कुल हो सकता है, पुरस्कार देकर ये भी हो सकता है। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जोरदार आंसर कौन सा हो सकता है, ये हमें सोचना है, समझना है। और एक गलत बच्चे को सुधारने की बात इसमें की जा रही है, एक बच्चे के गलत काम को बदलने का तरीका आपको बताना है। तो इसमें आएगा दोस्तों, अच्छे मूल्य का नैतिक शिक्षण देकर, ठीक है। अगर उस बच्चे को अच्छे मूल्य का नैतिक शिक्षण देंगे तो क्या होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। क्या होगा? उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और उसके व्यवहार में परिवर्तन उसकी गलत आदतों को क्या कर देगा? नेस्त नाबूद कर देगा, छुड़वा देगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? अच्छे नैतिक मूल्य का शिक्षण देकर एक बच्चे को गलत काम को बदला जा सकता है। बच्चे के गलत काम को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको नैतिक मूल्य की शिक्षा दी जाए। और नैतिक मूल्य में बहुत सारी चीज़ें आती है जो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़ों को आदर करना, देश के सम्मान में खड़े होना, ठीक है, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, या फिर हम कह सकते हैं कि और भी ऐसी स्थितियाँ, ठीक है, जिनके माध्यम से वो बच्चा क्या करता है? नैतिक मूल्य ग्रहण करता है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निम्न में से कौन सा है? अधिगम में अक्षम व्यक्ति की जो सहायता करने का जो तरीका है वो कौन सा है? मतलब कि अगर कोई बच्चा सीखने में असफल है, मतलब सीखने की वो कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उसे सिखाना चाह रहे हैं, तो अधिगम में अक्षम व्यक्ति की सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, उनके मूलभूत कौशल जैसे पढ़ना लिखना, स्पेलिंग तथा समझ को बेहतर बनाएं। दूसरा ऑप्शन है, जोर दें कि वे अपनी अक्षमता पर जीत प्राप्त कर जाएं। उन्हें अध्ययन के लिए कम चीज़ें दें या उन्हें कम गृह कार्य दें। तो अगर कोई अधिगम अक्षम व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि उसके जो मूलभूत कौशल हैं, उनके जो मूलभूत कौशल है, जैसे पढ़ना लिखना, स्पेलिंग की समझ, इसको बेहतर बना सकते हैं, और इसी प्रकार से हम उनकी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई भी अक्षम व्यक्ति हो, अधिगम अक्षम व्यक्ति, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उनके मूलभूत कौशलों को समझ
ना और उन मूलभूत कौशलों में मतलब वो दक्ष हो जाए, ये ऐसे प्रयास करना शामिल होता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका है। छात्रों को उनका अध्ययन अच्छी तरह से करने में सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अगर कोई बच्चा है, उसको हम कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो अध्ययन कर रहा है, तो उसकी सहायता करने का कौन सा ऐसा तरीका है? ठीक है, द बेस्ट वे टू हेल्प स्टूडेंट डू विल इन देयर स्टडीज इज थ्रू गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पनिशमेंट, रिजिड एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रिवार्ड। तो हिंदी में आप अच्छे से ऑप्शन समझे, मार्गदर्शन और परामर्श, सजा, कठोर और सख्त अनुशासन या फिर पुरस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा मार्गदर्शन और परामर्श। अगर किसी बच्चे को हम अध्ययन में सहायता करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मार्गदर्शन और परामर्श। अगर उसे उचित मार्गदर्शन और परामर्श मिले तो उसका जो अध्ययन है वो भली भांति अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित हो सकता है और वो सीखता भी है। मार्गदर्शन परामर्श का बहुत ही अच्छा महत्व होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, जब एक ही छात्र के लिए दूसरी बार परीक्षण प्रसारित किया जाता है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहते हैं? यदि एक ही प्रकार के मतलब एक ही बच्चे के लिए दो बार, कितनी बार? दो बार, दूसरी बार अगर कोई भी परीक्षण किया जाता है तो उसमें सबसे पहले जैसा परिणाम प्राप्त होता है। अब जब उसमें पहले जैसा परिणाम प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के जो परिणाम प्राप्ति होती है उसको कहते हैं विश्वसनीय। क्या कहते हैं? विश्वसनीय उसको परिणाम प्राप्त हुआ है तो उस परीक्षण को कहा जाता है विश्वसनीय परीक्षण। ठीक है, क्या कहा जाता है? विश्वसनीय परीक्षण। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो NCERT है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में NCERT की स्थापना हुई। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, NCERT की स्थापना कब हुई? ये इतना लंबा चौड़ा वो नहीं पूछे, और अगर डायरेक्टली पूछ ले कि NCERT की स्थापना कब हुई तो 1961। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1961। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? जो संज्ञानात्मक विकास है, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोला जाता है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका सबसे उच्चतम मतलब सबसे ऊपर का जो स्तर है वो कौन सा स्तर है? तो संज्ञानात्मक विकास का आपके ऑप्शन है सेंसरी मोटर स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्या आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। विच इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है? समूह शिक्षण का लाभ कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। आपके ऑप्शन है शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ, शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग, बेहतर योजना, संसाधनों का बेहतर उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर समूह शिक्षण का लाभ जो नहीं है वो पूछा है, तो इसमें आएगा शिक्षकों को बेहतर वित्तीय लाभ। ये इससे कोई लेना देना नहीं होता है समूह शिक्षण का। शिक्षण तकनीकों का बेहतर उपयोग लाभ है, बेहतर योजना भी लाभ है और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी लाभ है, लेकिन शिक्षकों का बेहतर वित्तीय लाभ ये नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं होता है समूह शिक्षण का। शिक्षकों को कितना वेतन मिल रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है किसी भी प्रकार का टीम टीचिंग में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दृश्य आधारित शिक्षार्थी
विजुअल लर्नर के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है? तो अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग। दृश्य आधारित शिक्षार्थी विजुअल लर्नर के लिए कौन सी अध्ययन प्रणाली बेहतर होती है? तो होती है वो अवधारणा मानचित्रण। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछा गया था कि जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है कि जो डिसलेक्सिया है, ठीक है, डिसलेक्सिया किस प्रकार का विकार है? ठीक है, विकार, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि डिसलेक्सिया विकार किस प्रकार का विकार है। मिलते हैं अगले वीडियो में।